बैक टू माय ऑनलाइन टीचिंग चैनल इजी इकोनॉमिक्स बाय वैशाली 24 पे। तो दोस्तों ये हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स सीरीज़ की 26 क्लास है, जिसमें आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, हम प्रीवियस रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। तो इससे पहले क्लास में हमने कॉस्ट के बारे में जाना था कि लागत क्या होती है। तो कॉस्ट का सिंपल सा मतलब यही होता है कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज को हम प्रोड्यूस करते हैं उसमें जो भी टोटल एक्सपेंडिचर आता है, जो भी खर्चा आता है, वही हमारा कॉस्ट कहलाता है, वही लागत कहलाता है। कि अगर हम किसी चीज़ को बना रहे हैं, जैसे कि कल मैंने एग्जांपल दिया था कि ये मार्कर है, अगर इस मार्कर को हम बना रहे हैं, इसका कैप हो गया, इसका रिफिल हो गई, इंक हो गया, ये सबको बनाने में जितना भी खर्चा आया होगा, जितना भी एक्सपेंडिचर हुआ होगा, वही हमारा कॉस्ट कहलाता है। कि ओवरऑल की बात करता है कि किसी प्रोडक्ट को बनाने में ओवरऑल कितना खर्चा आया, वही हमारा कॉस्ट, वही हमारा लागत होता है। तो इसके तीन क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट में इसके पहला हमारा मनी कॉस्ट, दूसरा हमारा रियल कॉस्ट और थर्ड है हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कल थोड़ा सा हमने इसके बारे में जाना था कल की क्लास में। तो मनी कॉस्ट जिसको हम मौद्रिक लागत बोलते हैं, इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट और दूसरा होता है इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो इन क्लासिफिकेशन में से सबसे पहले हम मनी कॉस्ट के बारे में जानेंगे कि मौद्रिक लागत क्या होती है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट में सबसे पहले हम मनी कॉस्ट के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारा मनी कॉस्ट, जिसको हम हिंदी में मौद्रिक लागत कहते हैं। हिंदी में मौद्रिक लागत कहते हैं। इसके भी दो टाइप्स होते हैं। मौद्रिक लागत के भी दो टाइप्स हैं आपके, एक तो हमारा एक्सप्लिसिट कॉस्ट होता है और दूसरा होता है हमारा इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट जिसको हम स्पष्ट लागतें बोलते हैं, स्पष्ट लागतें, और दूसरा हमारा इम्प्लिसिट कॉस्ट जिसको हम अस्पष्ट लागतें बोलते हैं। ठीक है, इसके भी दो टाइप्स होते हैं, एक एक्सप्लिसिट कॉस्ट और दूसरा होता है हमारा इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो मनी कॉस्ट क्या होता है, मौद्रिक लागत क्या होता है। तो किसी फर्म के द्वारा जब हम किसी गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, किसी वस्तु को बनाते हैं, तो उसमें जो भी मनी लगता है, जो भी पैसा लगता है टोटल, वही हमारा मनी कॉस्ट होता है, उसी को हम मौद्रिक लागत। तो द एक्चुअल मनी एक्सपेंडिचर बाय अ फर्म इन प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी, कि एक कमोडिटी को बनाने में जो भी मनी का, जो भी पैसे का यूज़ किया जाता है, उसी को हम मनी कॉस्ट या मौद्रिक लागत बोलते हैं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। The actual money expenditure by a firm in producing a commodity, कि एक वस्तु को बनाने में जो भी पैसा लगता है, एक वस्तु को फर्म के द्वारा, है ना, फर्म के द्वारा एक वस्तु को फर्म के द्वारा एक वस्तु को बनाने में लगने वाले पैसे या फिर मुद्रा को मौद्रिक लागत यहाँ पे टोटल लिख सकते हैं, कुल पैसे की बात करी गई है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कुल पैसे या मुद्रा। ठीक है, कि एक फर्म के द्वारा वस्तु को बनाने में लगने वाले कुल पैसे या मुद्रा को मौद्रिक लागत कहते हैं। द एक्चुअल मनी एक्सपेंडिचर
बाय अ फर्म इन प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी। एक फर्म के द्वारा जो भी कमोडिटी का प्रोड्यूस किया जा रहा है उसमें जो भी एक्सपेंडिचर हो रहा है, टोटल खर्चा आ रहा है, उसी को हम मनी कॉस्ट या फिर मौद्रिक लागत कहते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कहाँ पे खर्चा आता है, कहाँ पे एक्सपेंडिचर होता है। तो आपका रॉ मटेरियल हो गया, कच्चा माल हो गया, रेंट हो गया, वेजेस हो गए, सैलरीज हो गए, मशीनरीज हो गई, और आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट हो गया। एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे आपका रॉ मटेरियल, ठीक है, रॉ मटेरियल की फिर आपका रेंट, वेजेस, ठीक है, सैलरीज, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, और आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, और आपका मशीनरी एक्सेट्रा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे आपका पैसा खर्च होता है। आपका रॉ मटेरियल तो सबसे इम्पोर्टेंट है। कच्चा माल, कच्चा माल के बिना तो हम किसी कमोडिटी का, किसी वस्तु को हम प्रोड्यूस कर ही नहीं सकते, तो ये तो इम्पोर्टेंट फैक्टर हो गया। फिर हमारा रेंट हो गया, वेजेस हो गया, जो लेबर भी इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं हमारे लिए, कि बिना लेबर के तो आप किसी चीज़ को बना ही नहीं सकते, तो लेबर भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सैलरीज, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, जब हम किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं तो हम उसका ऐड भी तो करते हैं, एडवर्टीजमेंट भी तो करते हैं, ताकि वो लोगों को पसंद आए। ठीक है, फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया कि आपका बिजली का बिल भी लगता है। मशीनरी हो गई, मशीनरी में कोई भी इक्विपमेंट आपका ख़राब हो गया तो वो आप बनवाते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पैसा लगता है, यहाँ पे आपका मुद्रा जो भी मनी होता है यहाँ पे लगाया जाता है। ठीक है, तो यही होता है मनी कॉस्ट का सिंपली से यही मतलब होता है कि जो भी फर्म होता है किसी कमोडिटी को जब प्रोड्यूस करते हैं तो इसमें जो भी टोटल खर्चा आता है वही हमारा मनी कॉस्ट या फिर मौद्रिक लागत होता है। कहाँ पे आपका रॉ मटेरियल, रेंट, वेजेस, सैलरीज, इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सेट्रा, इन सारी चीज़ों को मिला के जो भी खर्चा आता है वही हमारा मौद्रिक लागत मनी कॉस्ट कहलाता है। ठीक है, इसके भी दो टाइप्स हम यहाँ पे है। एक होता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट, जिसको हम स्पष्ट लागतें बोलते हैं, और दूसरा होता है हमारा इम्प्लिसिट कॉस्ट, जिसको हम अस्पष्ट लागतें बोलते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट पढ़ेंगे, स्पष्ट लागतें पढ़ेंगे। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में सबसे ज़्यादा यही चीज़ें पूछी जाती है कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट कौन सा होता है और इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होता है। तो इसको हम सबसे पहले हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। तो यहाँ पे मनी कॉस्ट के का सबसे पहला टाइप हम यहाँ पे ए पार्ट में डाल दे रही हूँ, जिसको हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं, हिंदी में स्पष्ट लागतें। तो एक्सप्लिसिट स्पष्ट लागतें वो होती हैं जो वो कॉस्ट होती है जिसे फर्म एक्चुअल में पैसे देकर पे करती। तो दीज आर दोज कैश पेमेंट विच फर्म मेक टू आउटसाइडर फॉर हायरिंग गुड्स एंड सर्विसेज। कि ये वो लागतें होती हैं जो एक उत्पादक के द्वारा, जो एक प्रोड्यूसर्स के द्वारा, जो भी फैक्टर्स होते हैं उनको एकत्रित करने में जो भी पैसा लगता है, जो भी खर्चा आता है, वही हमारा एक्सप्लिसिट कॉस्ट होता है, वही हमारा स्पष्ट लागतें होती हैं। कि जैसे यहाँ पे आपको पता है कि आपको कहाँ पे पैसे पे करने हैं, कि आपको सैलरी देनी है, आपको रेंट भी देना है, आपको रॉ मटेरियल भी खरीदने हैं, आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल भी देनी है, आपको एडवर्टीजमेंट भी करनी है। तो यहाँ पे आपको पता है कि आपको कहाँ पे आपको पे करना है। जैसे नाम से ही पता चल रहा है एक्सप्लिसिट कॉस्ट, स्पष्ट लागतें, कि आपको पता है कि कहाँ पे करना है, कि जो भी आउटसाइडर्स हैं जिनको भी आपने हायर किया उनको पैसे आपको देने हैं, आपको पे करने हैं। ठीक है, यही हमारा एक्सप्लिसिट कॉस्ट होता है। तो these are those cash payments which firm make to outsider for
हायरिंग गुड्स एंड तो these are those cash payment which firm make to outsider for hiring their goods and services। एग्जाम्पल आपका हम यहाँ पे लिख देती हूँ, मैं लिख देती हूँ कि कहाँ कहाँ पे आपके जा रहे हैं कि रॉ मटेरियल्स पे आपका खर्च आपने पे किया होगा, ठीक है। आपने लेबर्स को हायर किया है तो आप उनको वेजेस भी देंगे, ठीक है, वेजेस की बात करेंगे। फिर आप रेंट भी दोगे आप, ठीक है। मशीनरी का भी खर्चा आएगा, जो भी उसके इक्विपमेंट्स होंगे उनको चेंज करवाने होंगे तो आप उस वहाँ पे भी आपका खर्चा आएगा। मशीनरी बिल हो गया आपका, ठीक है, एक्सेट्रा। तो यहाँ पे आपको पता है कि आपका पैसा कहाँ कहाँ पे जा रहा है, ठीक है। उसी को हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट बोलेंगे, स्पष्ट लागतें बोलेंगे कि एक उत्पादक के ये वो लागतें होती है कि एक उत्पादक के द्वारा, उत्पादक मतलब जो प्रोड्यूसर्स होता है, कि जो भी आप फैक्टर्स को जब आप इकट्ठा करते हो तो फैक्टर्स को इकट्ठा करोगे करने में जो भी आपका खर्चा आता है वही आपका एक्सप्लिसिट कॉस्ट होता है, उसको ही स्पष्ट लागतें बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लियरली पता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट में कि आपको कहाँ कहाँ पे कहाँ पैसे पे करना है, कि रॉ मटेरियल पे भी आपको पैसे पे कर देना है, रॉ मटेरियल्स भी खरीदने हैं आपको, लेबर्स को भी वेजेस देने हैं, सैलरी भी देनी है आपको, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट में भी पैसा जाएगा आपका, मशीनरी के इक्विपमेंट्स में भी पैसा जाएगा। तो आपको पता है कि कहाँ कहाँ पे आपका पैसा जा रहा है, तो इसको स्पष्ट लागत या एक्सप्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा एक्सप्लिसिट कॉस्ट। यहाँ पे यही वो कॉस्ट होती है जो एक्चुअल में फर्म के द्वारा पे किया जाता है, ठीक है। दूसरा है हमारा जिसको हम इम्प्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं। सेकेंड इसका बी पार्ट मनी कॉस्ट का, जिसको हम इम्प्लिसिट कॉस्ट बोलेंगे। इम्प्लिसिट कॉस्ट जिसको हम अस्पष्ट लागतें बोलते हैं हिंदी में, अस्पष्ट लागतें, ठीक है। तो ये इम्प्लिसिट कॉस्ट, अस्पष्ट लागतें वो लागतें होती है, वो कॉस्ट होती है जो एक्चुअल में पे नहीं करी जाती लेकिन इसकी इकोनॉमिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। तो दीज आर द कॉस्ट ऑफ सेल्फ ओन्ड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड रिसोर्सेज, कि ये जो भी रिसोर्सेज होते हैं, जो उत्पादक होते हैं, जो प्रोड्यूसर, वो उसके खुद के होते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, खुद की लैंड पे उसने अपना बिजनेस सेटअप कर दिया हो, तो खुद की लैंड पे जब उसने बिजनेस सेटअप किया है तो उसको कोई रेंट तो देना नहीं है, या खुद ही वो अपने बिजनेस में खुद ही काम करने लग गया हो, एज अ लेबर, एज अ एम्प्लॉय वो खुद ही काम करने लगे, तो वो खुद को सैलरी देगा नहीं, वो खुद को वेज देगा नहीं। तो यही हमारा इम्प्लिसिट कॉस्ट होता है कि यहाँ पे जो भी चीज़ें होती हैं, जो उत्पादक होता है वो खुद का होता है, उसका, ठीक है, अपना होता है। These are the cost of self-owned and self-employed resources, ठीक है। ये वो लागतें होती हैं, ये वो व्यय होती हैं जिनको उत्पादक मतलब प्रोड्यूसर को खुद होती हैं, जिनको उत्पादक या प्रोड्यूसर को खुद भुगतान नहीं करना पड़ता है। ये वो व्यय होती है जिनको उत्पादक या प्रोड्यूसर को स्वयं या खुद को भुगतान नहीं करना पड़ता। जैसे एग्जांपल मैंने बताया, ले लेते हैं कि रेंट ऑफ प्रोड्यूसर्स ओन लैंड, ठीक है। जैसे रेंट ऑफ प्रोड्यूसर ओन लैंड की, अगर खुद की भूमि पे उसने
खुद के लैंड पे उसने अपना बिजनेस सेटअप कर रखा है तो उसको उस लैंड पे रेंट देने की ज़रूरत नहीं है, या खुद भी वो एज आ किसी चीज़ को बनाने में वो खुद भी लग गया हो उस चीज़ को प्रोड्यूस करने में। ठीक है, तो यहाँ पे यही मतलब होता है अस्पष्ट लागतें, यही सिंपल सा मतलब होता है कि यहाँ पे जो भी व्यय हो रहे होते हैं, जो भी एक्सपेंडिचर हो रहे होते हैं, वो जो भी प्रोड्यूसर होता है उसको भुगतान नहीं करना पड़ता, उसको पे नहीं करना पड़ता है, क्योंकि वो जो भी फैक्टर्स होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं वो खुद की उसकी होती हैं। ठीक है, या फिर उसने अपना खुद का जो भी इन्वेस्टमेंट्स होंगी उसने खुद की इन्वेस्टमेंट लगा दी होगी। ठीक है, या फिर उसने अपने लैंड पे ही अपना बिजनेस सेटअप कर लिया हो, या खुद भी एज अ लेबर वो वहाँ पे काम करने लग गया हो, तो खुद को रेंट वेज नहीं देगा, खुद को सैलरी नहीं देगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसी को हम इम्प्लिसिट या अस्पष्ट लागतें कहती हैं। तो दीज आर द कॉस्ट ऑफ सेल्फ ओन्ड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड रिसोर्सेज। एग्जाम्पल जैसे आपका रेंट ऑफ प्रोड्यूसर्स ओन लैंड। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा मनी कॉस्ट। मनी कॉस्ट का मतलब यही हमने समझा कि जो भी फर्म के द्वारा जो भी कमोडिटी को प्रोड्यूस किया जाता है उसमें जो भी एक्सपेंडिचर होता है, टोटल एक्सपेंडिचर होता है, वही हमारा मनी कॉस्ट होता है। इसके भी दो टाइप्स हमने पढ़े, एक होता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट, दूसरा होता है इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट में कॉस्ट क्या होता है कि जो भी एक्सपेंडिचर हो रहे होते हैं वो पता होते हैं कि कहाँ कहाँ पे एक्सपेंडिचर किए गए हैं, कहाँ कहाँ पे खर्चा हो रहा है। ठीक है, वेजेस पे हो गया, रेंट पे हो गया, रॉ मटेरियल्स पे हो गया, बिल्स पे हो गया, मशीनरी पे हो गया, तो खर्चा हो। इम्प्लिसिट कॉस्ट का कि अस्पष्ट लागतें हैं कि यहाँ पे क्या है कि जो भी चीज़ें हैं, जो भी फैक्टर्स हैं वो प्रोड्यूसर्स के खुद के हैं, तो यहाँ पे उसको भुगतान नहीं करना है। जैसे खुद की भूमि हो गई, खुद का लैंड हो गया, या खुद एज अ लेबर वो वहाँ पे काम करने लग गया, खुद के इन्वेस्टमेंट्स उसने लगा दिए। ठीक है, तो ये था हमारा इम्प्लिसिट कॉस्ट और ये था हमारा एक्सप्लिसिट कॉस्ट दोस्तों। अब इस क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट में हम दूसरा टाइप पढ़ेंगे जिसको हम रियल कॉस्ट कहते हैं, वास्तविक लागत कहते हैं। तो फ्रेंड्स दूसरा क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट में हमारा दूसरा है आपका रियल कॉस्ट, जिसको हम वास्तविक लागत बोलते हैं। सेकेंड इज रियल कॉस्ट, जिसको हम वास्तविक लागत बोलते हैं। वास्तविक लागत तो रियल कॉस्ट जिसको हम वास्तविक लागत बोलते हैं। तो वास्तविक लागत का मतलब यहाँ पे पैसे से नहीं है, यहाँ पे मनी से नहीं है, यहाँ पे एक्चुअल सेक्रीफाइस की बात करी गई है। द एक्चुअल सेक्रीफाइस मेड इन द फॉर्म ऑफ एफर्ट्स, टाइम एंड डिसकम्फर्ट, कि जो भी जब हम किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं तो उसमें हम बहुत सारी चीज़ों का सेक्रीफाइस भी करते हैं। कि जैसे आप किसी चीज़ को बना रहे हो तो आप अपनी नॉलेज उसमें लगा रहे हो, अपना टाइम दे रहे हो, अपने एफर्ट्स डाल रहे हो। ठीक है, तो यही हमारी वास्तविक लागत, इसी को हम रियल कॉस्ट बोलते हैं। यहाँ पे पैसे को आप साइड कर दीजिए, यहाँ पैसे की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे एक्चुअल एफर्ट्स की बात करी जा रही है कि आप किसी जब प्रोडक्ट को बनाते हो, किसी बिजनेस में जाते हो कि या किसी चीज़ को आप करते हो, तो आप वहाँ पे अपने पूरे एफर्ट्स लगा देते हो, अपना टाइम दे देते हो, अपना नॉलेज, जो भी आपके पास नॉलेज होता है इस चीज़ को बनाने में, तो आप वो सारी चीज़ें वहाँ पे लगा देते हो। ठीक है, तो यही हमारा रियल कॉस्ट होता है, यही हमारी वास्तविक लागत होती है। द एक्चुअल sacrifice made in the form of efforts, time, discomfort, knowledge, एक्सेट्रा। ठीक है, इसी को हम वास्तविक लागत बोलते हैं, इसी को हम रियल कॉस्ट बोलते हैं। कि जब आप किसी चीज़ में लग जाते हो, किसी काम में लग जाते हो, तो आप अपना सब कुछ लगा देते हो। ठीक है, जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट होती है वो भी लगा देते हो, अपना टाइम दे देते हो। ठीक है, अपने पूरे एफर्ट्स लगा देते हो। ठीक है, अपना जो भी नॉलेज हो रहा होता है वो लगा देते हो। तो यही हमारा रियल कॉस्ट होती है, इसी को हम वास्तविक लागत बोलते हैं दोस्तों। तो ये था हमारा वास्तविक लागत, रियल कॉस्ट है। थर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट में थर्ड है हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। थर्ड है हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिसको हम हिंदी में अवसर लागत भी बोलते हैं। थर्ड है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिसको हम अवसर लागत भी बोलते हैं।
यहाँ पे नाम से पता चल रहा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अवसर का फ़ायदा उठाना, कि एक ऑप्शन को चुनने के लिए हमें दूसरे ऑप्शन को जब सेक्रीफाइस करना पड़ता है तो उसे अवसर लागत या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। कि आपके पास दो बेस्ट ऑप्शंस हैं, दोनों आपको बेनिफिट कर रहा है पर एक ज़्यादा आपको बेनिफिट दे रहा है, तो आप एक ऑप्शन को चूज़ करोगे और दूसरे ऑप्शन को जब आप नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन को जब आप सेक्रीफाइस कर देते हो तो उसको हम अवसर लागत या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, कॉस्ट ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन। द कॉस्ट ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन, कि एक सबसे बेस्ट को चुनने के लिए आपको नेक्स्ट बेस्ट को जब सेक्रीफाइस करना पड़ता है तो उसी को हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या अवसर लागत कहते हैं। कि आपके पास दो सबसे बेस्ट चीज़ें होंगी, उसमें से सबसे बेस्ट आपको चूज़ करना पड़ेगा जो आपको सबसे ज़्यादा फायदा दे रहा होगा, दूसरे बेस्ट को क्या करना पड़ेगा, आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, उसी को हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या अवसर लागत बोलते हैं। जैसे किसी अवसर का फ़ायदा उठाना। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते, आपको जॉब मिल रही है, ठीक है, आपके घर के पास जो आपको जॉब मिल रही है वो आपको 30,000 में मिल रही है। ठीक है, थोड़ी दूर पे या लखनऊ या कानपुर ले लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है, तो वहाँ पे आपको जॉब मिल रही है 50,000 की मिल रही है। ठीक है, बट आप क्या है, दो बेस्ट आपके पास ऑप्शन है कि आपको घर के पास मिल रही जो आपके 30,000 की है, आपको घर में ही रहना है, ना रेंट देना, ना खाने का देना, सब कुछ आपके 30,000 आपके बच रहा है। जो आपकी लखनऊ में है वो, लखनऊ या कानपुर में जो भी आपको जॉब मिल रही है वो 50,000 की है, वहाँ पे आपको रेंट भी देना, आपको खाने का भी देना, आपको कन्वेंस भी देना है, आपका पैसा नहीं बच रहा है, तो आप दोनों में से क्या चूज़ करोगे? तो सबसे बेस्ट क्या है कि आप अपने घर के पास वाला चूज़ करोगे कि आपको 30,000 की आपका पूरा 30,000 बच रहा है, क्योंकि आप घर है, आपका खाने में भी नहीं जा रहा, आपका कन्वेंस में भी नहीं जा रहा है, आपका पूरा का पूरा बच रहा है। तो दोनों ही बेस्ट है, बट उसमें से सबसे बेस्ट आप चूज़ करोगे जो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, तो आप एक बेस्ट को चूज़ करोगे, दूसरे बेस्ट को क्या करोगे, सेक्रीफाइस करोगे, तो वही हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है, वही हमारा अवसर लागत होता है। कि दो बेस्ट ऑप्शन होंगे, उसमें सबसे बेस्ट आपको चूज़ करना है, वही हमारा अवसर लागत या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाता है। या एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि गेहूँ चावल का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, किसान हो तो आपने देखा, आप दोनों ही बेचने गए, गेहूँ भी बेचने गए आप मार्केट में और चावल भी बेचने गए, तो आपने देखा कि आपको गेहूँ में ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है, चावल में आपको कम बेनिफिट मिल रहा है। तो आपने क्या सोचा कि अब मैं क्या करूँगा कि चावल की यूनिट्स कम मैं उगाऊंगा क्योंकि मुझे गेहूँ में ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है। तो आपने क्या किया कि पूरे खेत में आपने क्या किया, गेहूँ उगाना शुरू कर दिया। तो आपने क्या किया कि आपके पास दो ऑप्शन थे, आपको जो सबसे बेस्ट लगा आपने वो चूज़ किया क्योंकि आपको उसमें फ़ायदा मिल रहा था। ठीक है, तो ये होता है अवसर लागत की, अवसर का फ़ायदा उठाना कि दो बेस्ट आपके पास ऑप्शन होंगे, उसमें से सबसे बेस्ट आपको चूज़ करना पड़ेगा और दूसरे नेक्स्ट बेस्ट को आपको क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, उसी को हम अवसर लागत या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं दोस्तों। तो ये थे हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, जिसमें से आज हमने मौद्रिक लागत, इसको हम मनी कॉस्ट कहते हैं, वो पढ़ा हमने, रियल कॉस्ट के बारे में जाना, और हमने आज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिसको हम अवसर लागत सिद्धांत, अवसर लागत भी बोलते हैं, उसके बारे में आज हमने जाना दोस्तों। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे दोस्तों। अगर आपको समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, ये क्लास सभी के लिए बेनिफिशियल है, 11th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, एलटी ग्रेड, बिहार, एस्टेट, जो भी इकोनॉमिक्स से तैयारी करना चाहता है, हर स्टेट के लिए बोल रही हूँ, मेरी कॉन्सेप्ट क्लासेस को देख सकता है। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में, सिंपल वे में यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझाया जा रहा है। यहाँ पे कोई पेड क्लासेस नहीं है, यहाँ पे फ्री में आपको क्लासेस दी जा रही है, आपको कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है दोस्तों। और इसके पीडीएफ नोट्स भी आपको अवेलेबल हैं, जो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, जिसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो वहाँ जाके आप जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से। और दोस्तों मेरे चैनल को भी ढेर सारा प्यार दीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, एंड यस प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू दोस्तों, नमस्ते।